हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स और उसका जो चैप्टर 1 है वो है स्थिर वैद्युतिकी। इस पर मैं एक जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो जो लोग जो है लेक्चर 1 नहीं देखे हैं पहले जाके उस लेक्चर को देखें, तभी जो है आगे बढ़ें, तभी वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आएगी। तो उस लेक्चर का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस लेक्चर को आप ज़रूर देख के आइएगा। तो चलिए जो है कल का जो लेक्चर था उसका थोड़ा मैं रिकैप कर लेता हूँ कि कल हमने क्या क्या आपको पढ़ाया था। तो कल हमने डिस्कस किया था स्थिर वैद्युतिकी के बारे में, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है उसके बारे में कल हमने बताया था। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ये होता है कि स्थिर आवेश का अध्ययन करना, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है। तो आवेश जो है वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसकी सहायता से वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। उसके बाद जो है हमने डिस्कशन किया था कि आवेश की जो संकल्पना होती है वो किसके आधार पे दी जाती है। उसके बारे में मैंने बताया था आपको कि आवेश की जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पे दी जाती है। और वहाँ पे हमने एक प्रश्न भी उठाया था कि आवेश की जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के ही आधार पे क्यों दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पे क्यों नहीं दी जाती है। तो वहाँ हमने आपको दो बातें बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से बहुत कम होता है, यानी कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1837 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि इतना अधिक होता है द्रव्यमान का अंतर। इसीलिए जो है हम आवेश की संकल्पना में सिर्फ इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, प्रोटॉन भाग नहीं लेता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने डिस्कशन किया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और उसमें बताया था आपको सजातीय और विजातीय आवेश। जो सजातीय आवेश होते हैं यानी कि प्लस और माइनस, वो जो है आपस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी कि प्रतिकर्षण करते हैं। और जो प्लस और माइनस आवेश होते हैं यानी कि जिसे विजातीय आवेश कहते हैं, जिसका साइन जो है डिफरेंट होता है, वे जो है आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो उसे हम कहते हैं जो है आवेश। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो है आवेश जो होता है वो किस तरह से, उसके मात्रक क्या क्या होते हैं, आवेश के क्या मात्रक होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आवेश का जो यसाई मात्रक होता है वो जो है कूलाम होता है, जिसको एम्पियर इंटू सेकेंड कहते हैं। ठीक है, और आवेश के अन्य मात्रक हमने कल के वीडियो में डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। तो आवेश की क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु होता है, अगर कोई भी वस्तु है वो इलेक्ट्रॉन को जो है दान करके उस पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। यानी कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन का क्या किया, दान कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को दान किया तो उस पर धनावेश आ गया। और अगर मान लीजिए क्लोरीन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उस पर क्या आता है, माइनस आता है। यानी कि किसी वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर अगर हम इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं तो उस पर धनावेश, और हम अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो उस पर क्या आता है, ऋणावेश आता है। ये चीज़ कल के लेक्चर में हम लोगों ने समझा था। अब हम आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत को समझने के लिए लेते हैं एक वस्तु। मान लीजिए वो एक वस्तु है और इसमें जो है हम एक इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को हम इसमें ग्रहण करवा रहे हैं। तो देखिए किसी भी वस्तु में जो है इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो समान होती है। और अगर हम किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन को डालेंगे यानी कि उसमें वृद्धि कराएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और वहाँ से क्या होगा, ऋणावेश उत्पन्न होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से क्या होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ से हम इस वस्तु का आवेश लिखेंगे। तो इस वस्तु का जो आवेश होगा, इस वस्तु का जो आवेश होगा सबसे पहले तो वो क्या होगा, ऋणावेश होगा। और वो होगा कितने आवेश के बराबर, इसका जो आवेश होगा इसमें हमने कितने आवेश दिया है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उसका आवेश जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पहले ये उदासीन था और हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर कितने का आवेश आ गया, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आ गया। ठीक है,
अगर अब आपसे कोई पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, तो उसको आप लिख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन में जो है वो 1.6 गुणे 10 पे -19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणे 10 पे -19 कूलाम आवेश होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लीजिए इस वस्तु में हम 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करें तब क्या होगा, तब इसमें आवेश किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि 2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। यानी कि अगर जो है इस वस्तु में हम 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करते हैं तो एक आवेश यानी कि 1.6 गुणे 10 पे माइनस कूलाम बढ़ेगा, साथ में कितने इंटू हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा। और अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर इस पे वृद्धि करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों का आवेश जो है बढ़ता जाएगा। जितना हम संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बात करें अगर हम n इलेक्ट्रॉनों की, अगर n इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो जब हम वस्तु में n इलेक्ट्रॉन अधिक करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब हम दूसरा चीज देखते हैं। अगर कोई वस्तु है उसमें से हम अगर 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, यहाँ हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो क्या हुआ, पॉजिटिव वाला जो है अधिक हो गया। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है तो यहाँ पे धनावेश अधिक हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे आवेश लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम आवेश लिखेंगे तो सबसे पहले ये क्या होगा, धनावेश होगा। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो है कमी की गई है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी की जाती है तो धनावेश उत्पन्न होता है। और हमने कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी की है, 1 इलेक्ट्रॉनों की कमी की है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्या होगा, 1 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तब यहाँ पे क्या होता, 1 नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाता, 2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्योंकि किसी वस्तु में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो 2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। इसी प्रकार से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन की जो है इसमें कमी करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो कविता का सार ये है कि अगर हम यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन का कमी करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। ये चीज दूसरी बात रही। अभी जो है इसको आप पहले ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वांटमीकरण का सिद्धांत समझ में आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं, अगर हम दोनों आवेश को लिखें, यानी कि धनावेश और ऋणावेश को दोनों को संयोजित करके एक में लिखें, तो हम क्या लिखेंगे, आवेश बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्लस माइनस, यानी कि आवेश को निकाला भी जा रहा है और आवेश को जो है वृद्धि भी की जा रही है, यानी कि धनावेश भी आ रहा है, ऋणावेश भी आ रहा है। अब हम इस n को किस तरह से लिख सकते हैं, भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी बढ़ रही है, कभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट रही है। तो यहाँ पे हम इजी जो वर्ड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, वो होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये देखिए यहाँ पे n इंटू क्या हुआ था, 1 इलेक्ट्रॉनों का आवेश। तो जब दोनों को संयोजन करके लिखेंगे तो ये क्या होगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहाँ से क्वांटमीकरण का सिद्धांत आता है कि अगर हम इसको जनरल इक्वेशन में लिखें तो Q बराबर प्लस माइनस n e। n क्या है, n जो है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जहां n का मान क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम किस तरह से जो है आवेश के क्वांटमीकरण को डिफाइन करेंगे। तो जो किसी वस्तु का आवेश होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा का पूर्ण गुणज होता है।
अब सर बोलेंगे आप लोग कि सर आपने क्या बोल दिया कि पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज क्या होता है, सबसे पहले आप हमको ये बताइए। तो पूर्ण गुणज वह होता है, जैसे मान लीजिए 1 के बाद आता है 1.1, 1.2, 1.3, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण गुणज नहीं है। पूर्ण गुणज उसे कहते हैं जब 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, यानी कि वो अपने आप में पूर्ण संख्या हो, उसको हम कहते हैं पूर्ण गुणज। तो जो हमारा किसी वस्तु का आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी कि n बराबर कभी भी 1.1 नहीं हो सकता, 1.2 नहीं हो सकता। ये क्या करता है, ये हमारा आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत यही कहता है कि हमारा जो किसी भी वस्तु का आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये हमारा आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत है। इसको हम लिख लेते हैं एक बार। तो चलिए इसकी भाषा जो है हमने आप लोगों के सामने लिख दिया है कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार, यानी कि इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश जो होता है, किसी वस्तु पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि किसी वस्तु का आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि पूर्ण गुणज होता है। यही जो है आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत है। और उसके बाद लिखा है आवेश का न्यूनतम मान जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। ये चीज जो है आपको क्लियर हुआ। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट नोट, जो कि है इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि कुछ ऐसे भी कण होते हैं जो कि जिसका जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, जैसे मान लीजिए एक कण होता है क्वार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो क्वार्क एक ऐसा कण है जिसका आवेश जो है वो होता है 1/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1/3 कूलाम, या होता है 2/3 कूलाम। इस तरह से जो है इसका आवेश होता है। यानी कि ये जो है इसके अनुसार क्या हुआ, क्वार्क के अनुसार तो हुआ कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत का ये विरोध करता है। यानी कि अभी हमने क्या आपको समझाया, अभी हमने आपको ये समझाया कि क्वांटमीकरण का सिद्धांत ये है कि किसी भी वस्तु का आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है ये पूर्ण गुणज तो नहीं है, ये 1/3 हिस्सा है एक इलेक्ट्रॉन का, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का 1/3 हिस्सा जो है इसका गुणज है, और इसका जो है 2/3 गुणज है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटमीकरण के सिद्धांत का क्वार्क जो है वो विरोध करता है। क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारा क्वार्क होता है वो आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत का विरोध नहीं करता है। इसका कारण यही है कि जो क्वार्क होता है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, और मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है इसीलिए जो है यह आवेश क्वांटमीकरण के सिद्धांत का विरोध नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त अवस्था में स्थानांतरित होते हैं। अगर कोई वस्तु जो है मुक्त अवस्था में है तभी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, तभी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है ट्रांसफर हो सकते हैं। ऐसा जो है क्वार्क में नहीं होता है। तो क्वार्क एक ऐसी वस्तु है जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन को ना कभी निकाल सकते हैं, ना उसमें वृद्धि कर सकते हैं, ना ही कमी कर सकते हैं। यही कारण है जो हमारा क्वार्क होता है वो आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत नहीं है। तो ये अपवाद में आता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्वार्क कण ऐसा है जिसका जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है पूर्ण गुणज नहीं होता है, लेकिन क्या यह जो है सिद्धांत का विरोध करता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिद्धांत का विरोध नहीं करता है, क्योंकि ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके जो है इस टॉपिक के बाद जो है हमारा दूसरा नया टॉपिक जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम किसी वस्तु में आवेश देते हैं तो क्या उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है? द्रव्यमान में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? चलिए हम देखते हैं कैसे क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं द्रव्यमान में परिवर्तन। हमने 3 वस्तु ली है जो कि यम द्रव्यमान की है, यम डैश द्रव्यमान की है और यम डबल डैश द्रव्यमान। यानी कि ये जो तीनों वस्तु है वो एक समान द्रव्यमान की है। तीनों वस्तु क्या है? एक समान द्रव्यमान की है। एक उदासीन है
और एक जो वस्तु है उसमें हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को वृद्धि कर दी है, यानी कि इस वस्तु में जो है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की गई है, इसमें ऋणावेश आ गया है। और इस जो है वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया है, इसलिए यहाँ पे धनावेश आ गया है। और एक वस्तु को जो है वैसे के वैसे पड़ा है। तो हमें जो है निकालना है कि द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि उदासीन। हमको यहाँ पे ये बताना है कि ये वाली वस्तु, ये वाली वस्तु और ये वाली वस्तु, ये तीनों क्या बराबर हैं। अगर ये तीनों अलग अलग हैं तो इसमें से कौन से, किसमें जो है द्रव्यमान अधिक है और किसमें द्रव्यमान कम है, ये चीज़ हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले जिस वस्तु में जो है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की गई है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ द्रव्यमान होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। ये जो है एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो अगर हम किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करते हैं तो उसके द्रव्यमान में कुछ वृद्धि होगी। वो कितना वृद्धि होगी वो देखते हैं। तो द्रव्यमान में वृद्धि क्या होगी, द्रव्यमान में वृद्धि, अगर हम इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करेंगे तो द्रव्यमान में वृद्धि होगी। अगर मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करता हूँ, अगर इस वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करता हूँ तो उसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी, 1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होगा, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करेंगे तो उसमें 1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की वृद्धि होगी। अगर यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करें तो क्या होगा, 2 × 1 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर हम n इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करें तो n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा उतनी वृद्धि होगी इस वस्तु में। चलिए बात करें इस वस्तु की, तो इस वस्तु में से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। तो इलेक्ट्रॉन को जब निकाला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान है, तो उस द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द्रव्यमान में हानि। द्रव्यमान में हानि, द्रव्यमान में हानि कितनी होगी, तो द्रव्यमान में उतनी ही हानि होगी जितना इलेक्ट्रॉन में जो है वृद्धि हो रही है, उतना ही जो है द्रव्यमान में क्या होगी, हानि होगी, द्रव्यमान। ठीक, इसको देखिए, जिस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में हम वृद्धि कर रहे थे तो द्रव्यमान में वृद्धि हो रही थी, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन में अगर हम हानि करेंगे तो द्रव्यमान में क्या होगी, हानि होगी। यानी कि अगर हम मेन बात करें, यानी कि जो द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, द्रव्यमान में परिवर्तन जो हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो क्या होगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि कितना द्रव्यमान जो है बढ़ा कितना घटा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 1 इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, ये चीज होगा सूत्र। और इसका जो जनरल इक्वेशन होगा, तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, इसको हम डिनोट करेंगे डेल m से, और इसके इक्वल टू हो जाएगा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि n इंटू जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा उसको हम डिनोट करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी जनरल इक्वेशन होगी। ये एक फार्मूला हो गया कि द्रव्यमान में परिवर्तन का क्या फार्मूला होता है, वो ये हो गया। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। तो ये चीज़ जो है आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अब जो है आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी जो वस्तु है वो अधिक द्रव्यमान की है। तो सबसे पहले जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है उसमें द्रव्यमान अधिक होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो अधिक होगा, फिर इसका जो है इससे कम होगा, फिर इसका जो है सबसे कम होगा। तो अगर हम देखें तो जो हमारा यम डैश है इसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, उसके बाद यम का द्रव्यमान होगा, फिर क्या होगा यम डबल डैश का द्रव्यमान होगा। ये जो है द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। तो होप जो है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि द्रव्यमान में परिवर्तन किस तरह से होता है। जब हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करते हैं तो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है कि नहीं। तो एब्सोल्युटली जो है द्रव्यमान में परिवर्तन होता है।
तो ये जो है हमारा लेक्चर आज यहीं पे समाप्त हुआ। कल के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम किसी वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं। अगर मान लीजिए किसी वस्तु को आवेशित करना है तो किस मेथड से आवेशित करेंगे, किस तरह से आवेशित करेंगे, इसके बारे में जो है हमारा कल का वीडियो रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो है अधिक लोग जो है अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। तो थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।